नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेंसेज की और टेंसेज में हम पहुंच चुके हैं। हमने पढ़ा है, सबसे पहले टेंस को समझा था, सेंटेंस के प्रकार को जाना था, हेल्पिंग वर्ब को जाना था, पहचान की टेबल को समझा था। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम समझे, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम समझे, जनरल फॉर्मूला बनाना सीखा और सेंटेंस बनाने की विधि तक हम पहुंच चुके हैं। सेंटेंस बनाने की विधि हमने सीख ली है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं मास्टर रूल की। अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि हमने इतने सारे रूल पढ़ लिए हैं, मास्टर रूल की आवश्यकता कहाँ है। तो दोस्तों, मास्टर रूल वो चीज़ है कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जहाँ पर मास्टर रूल लागू हो जाएगा वहाँ पर बाकी रूल लागू नहीं होंगे। मास्टर रूल एक ऐसा रूल है जो लागू होने के बाद उस पर दूसरा कोई रूल लागू नहीं होगा। मात्र दो ही रूल हैं जिनको अलग से याद करना है। ध्यान रखना है कि जब ये रूल लागू हो जाएगा तो बाकी जितने भी आप नियम पढ़े हैं वो लागू नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मास्टर रूल लागू होगा। तो देख लीजिए आप मास्टर रूल के बारे में, बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अब ध्यान दीजिए कोष्टक में रखा आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म अकेली आती है। ये आपको रूल फर्स्ट नंबर का याद करना है। दोबारा देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, यहां पर देख लीजिए जो एक ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान दीजिए कि केवल अफर्मेटिव में, ध्यान दीजिए केवल अफर्मेटिव रूप में, नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नहीं। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के ध्यान दीजिए केवल अफर्मेटिव में, किसमें, केवल अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। दो ऐसे टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अफर्मेटिव रूप में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। तो फिर क्या आता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या तो अकेली आएगी या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली कहां आएगी, तो ध्यान रखना है आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी, जबकि ही, सी, इट एक वचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आती है बात आपकी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म अकेली आती है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दो ही ऐसे टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जहां पर कोई सहायक क्रिया कभी आती नहीं है। जब भी आप किसी वाक्य को देखते हो जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो डेफिनेटली या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा मास्टर रूल और देख लीजिए, वो क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली, ध्यान दीजिए, जिसमें एक से अधिक शब्द हों, सहायक क्रिया, क्या चीज, सहायक क्रिया आए और उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, उसके ठीक बाद या तो सब्जेक्ट आ रहा है या फिर आपका नोट आ रहा है या आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये तीन चीज आए या तीनों एक साथ आ जाए या एक आ जाए या दो आ जाए, कितनी भी जाए, तो ध्यान रखना है एक से अधिक शब्द वाली सहायक क्रिया है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट ऑब्जेक्ट आए, तो क्या करते हैं, तो सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद, ध्यान दीजिए प्रथम शब्द के बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट या नोट या ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आ रही है, एक आ रहा है तो एक, दो आ रहे हैं तो दो और तीन आ रहे हैं तो तीन लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सहायक क्रिया के शेष शब्दों को लिखते हैं, सहायक क्रिया के शेष शब्दों को लिखते हैं। इस रूल को ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो एक से अधिक शब्द वाली सहायक क्रिया रही हो, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद यानी फर्स्ट वर्ड के बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसके बाद बचे हुए सहायक क्रिया के जो शब्द है उनको लिख देते हैं। उदाहरण के लीजिए, मान लीजिए किसी वाक्य में आ रहा है हैज बीन, क्या आ रहा है, हैज बीन आया हुआ है और उसके ठीक बाद नोट आ रहा है रूल के मुताबिक, तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया का फर्स्ट वर्ड क्या है, हैज, तो उस हैज के बाद आप क्या लिख देंगे, नॉट को लिख देंगे। अब बचा हुआ शब्द क्या है, बीन, तो बीन को लिख देंगे। ये रूल है। मतलब क्या है, सहायक क्रिया के प्रथम शब्द के बाद, सहायक क्रिया का प्रथम शब्द के बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है उसको लिख देंगे, इसके बाद सहायक क्रिया के बचे हुए शब्दों को लिखेंगे। ये सहायक क्रिया का प्रथम शब्द है और ये बचा हुआ शब्द है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, एक उदाहरण और दीजिए।
देखिए विल हैव बीन कहीं पर आया हुआ है किसी वाक्य में विल हैव बीन। अब देखो एक से अधिक शब्दों वाली साइकिल है, जिसमें कितने शब्द हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इसके ठीक बाद आया हुआ है नॉट। क्या आया हुआ है, तो नॉट। क्या करेंगे इसमें, पहले शब्द के बाद, यानी पहला शब्द क्या है, विल, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इसके बाद बचे हुए शब्दों को लिखेंगे। बचे हुए शब्द क्या है, हैव और बीन। मान लीजिए किसी वाक्य में हैड बीन आ रहा है, क्या आ रहा है, हैड बीन, और उसके बाद आ रहा है बुक। अब ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, हैड, बुक और बीन। कैसे होगा, देखिए प्रथम शब्द क्या है, हैड, और ये दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द के बाद तो आपने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और उसके बाद शेष शब्द कौन सा है, ये दूसरे नंबर का शब्द आ गया आपका। तो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली साइक्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक इजी बात है, पहले शब्द को लिखो, साइक्रिया के पहले शब्द को लिखो, उसके बाद नोट या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी आए वो लिख दो, और उसके बाद शेष शब्दों को लिख देना। बस इतना सी बात है, सिंपल सी चीज है, दोनों बहुत ही सिंपल चीज है। मास्टर रूल है, इनको आपको याद रखना है। ये मास्टर रूल आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का कोई वाक्य ट्रांसलेट करोगे तब काम में आएगा। और ये जो आपका रूल है ये आपको कई जगह काम में आएगा। एक तो आपको ट्रांसलेशन में भी काम में आएगा, और साथ ही साथ आपके जब एक्टिव से पैसे बनाओगे वहां पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं, नोट ज्यादा आता है, तो उस समय आपको ये याद रखना है। तो ये दो चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको मास्टर रूल से बहुत सहूलियत रहेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई साइक्री नहीं आती, यानी दुनिया के केवल दो ही ऐसे टेंस हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। दूसरी चीज ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में फिर क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आता है, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस किसके साथ आता है, ही, सी, इट और एक वचन के साथ, जबकि आई, वी, यू, दे और वचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी कोई साइक्रिया नहीं आती, बल्कि उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म अकेली आती है। यह ध्यान रखना है कि ये केवल पास्ट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में ये रूल लागू है, बाकी कहीं पर लागू नहीं है। बाकी सब में वही नियम रहेंगे जो आपने पहले पढ़े हैं। और दूसरा आपका मास्टर रूल है, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक शब्दों वाली साइक्रिया आती है और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट आता है, तो साइक्रिया के प्रथम शब्द के बाद यानी फर्स्ट वर्ड के बाद सब्जेक्ट नोट या ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसके बाद बचे हुए जो आपके सेकंड और थर्ड वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ब के, वो आप लिख देंगे। तो ये आपके दो मास्टर रूल हैं जो आपको आना जरूरी है। ये ध्यान रखना है, जब ये मास्टर रूल लागू होंगे तो फिर आपके बाकी रूल नहीं लागू होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली थी, और इसके बाद हम कल से आपको टेंसेज की प्रैक्टिस कराएंगे कि कोई हिंदी का वाक्य हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करो, इनको लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के पूछ भी सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।